हेलो एंड वेलकम टू मान्या एजुकेशन। आज के इस लेसन में हम लोग जानेंगे मानव अधिकार आयोग यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से आज के इस लेसन को देखिएगा। आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं मानव अधिकार आयोग यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक संस्था है जिसे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ये एक्ट जरूर याद रख लीजिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, जिसके आधार पर ह्यूमन राइट्स कमीशन को फॉर्म किया गया, बनाया गया। ठीक है। और ह्यूमन राइट्स कमीशन कब फॉर्म हुआ था? 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो मेन चीज़ें आपको काफ़ी यहीं पे पता चल गई। क्या है ये ह्यूमन राइट्स कमीशन? एक वैधानिक संस्था है। क्या करती है? लोगों के ह्यूमन राइट्स, भारत में रहने वाले लोगों के ह्यूमन राइट्स का बचाव करती है, रक्षा करती है। 12 अक्टूबर 1993 को फॉर्मेशन हुआ था। किस एक्ट के आधार पे हुआ था? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के आधार पे। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। इसमें होते हैं एक चेयरपर्सन जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं या फिर एक सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं। जनरली जो चीफ जस्टिस होते हैं भारत के, वो रिटायरमेंट के बाद NHRC के चेयरमैन बनाए जाते हैं। जनरल जो अभी ट्रेंड देखने में आया है वो ये है। एक मेंबर होते हैं जो कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होते हैं। हैज़ बीन भी हो सकते हैं ना, यानी रिटायरमेंट के बाद भी हो सकते हैं। और उसके बाद वन मेंबर हु इज़ और हैज़ बीन द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। एक ऐसे मेंबर भी हैं जो कि या फिर रिटायर हो चुके हों, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। 3 मेंबर्स ऐसे हैं आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शैल बी अ वुमन to be appointed from amongst person having knowledge of और practical experience in matters relating to human rights। तो 3 मेंबर और होते हैं इनके सिवा। ये जो 3 हैं ये लॉ से रिलेटेड चेयरपर्सन और 2 मेंबर हो गए। उसके बाद 3 मेंबर्स और होते हैं और इन तीनों में से एक महिला होना जरूरी है। ठीक है ना, ये भी क्लॉज है यहाँ पे। इन 3 मेंबर्स में से एक मेंबर का महिला होना आवश्यक है। ये 3 मेंबर्स क्या होते हैं? जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, इन मैटर्स रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स। तो मेन जो मेंबर हो गए वो कौन हो गए? एक चेयरपर्सन हो गए जो कि CJI या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड होते हैं, हैज़ बीन, है ना। उसके बाद एक मेंबर होते हैं जो या तो अभी जज हों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में या फिर रिटायर हो चुके हों। एक और मेंबर होते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट या फिर हों या फिर रिटायर हो चुके हों। उसके बाद 3 मेंबर्स और होते हैं जिसमें से एक महिला होना जरूरी है और इनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है इन द मैटर्स रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स। चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ द NHRC आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो हैं वो चेयरपर्सन और सारे जितने भी मेंबर्स होते हैं इनका अपॉइंटमेंट करते हैं, एक कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे करते हैं। इस कमेटी में कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं इस कमेटी के चेयरपर्सन, होम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन होते हैं लोकसभा के, लीडर ऑफ द अपोजिशन होते हैं राज्यसभा के, स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं और डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होते हैं। तो बड़ी लंबी चौड़ी एक काफ़ी बड़े बड़े लोगों का एक समिति होता है जिसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर स्वयं होते हैं। इस समिति की अनुशंसा पर प्रेसिडेंट जो हैं वो NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट करते हैं। इसमें कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का मतलब होता है पदेन सदस्य, यानी कि उस पद पे जो भी व्यक्ति बैठा हो वो ऑटोमेटिकली सदस्य बन जाता है। कुछ ऐसी बात है पदेन सदस्य में। तो इसमें चेयरपर्सन्स बहुत सारे अलग अलग संस्थाओं के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बनते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग संस्थाएं हैं जिसके चेयरपर्सन जो होते हैं वो अपने आप ही NHRC के मेंबर पदेन हो जाते हैं, अपने आप NHRC के मेंबर बन जाते हैं। तो वो कौन कौन से संस्थाएं हैं, कौन कौन से संस्थाएं जिसके चेयरमैन जो हैं वो
एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इन सब के जो चेयरपर्सन होते हैं वो एनएचआरसी में एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं ना। और भी हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड द चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। तो कितने हो गए? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट हो गए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हो गए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो गए, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज हो गए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हो गए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हो गए और चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हो गए। इतने सारे संस्थाओं के जो चेयरपर्सन हैं वो हो जाते हैं एक्स ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी। और सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और sitting judge of the Supreme Court or sitting chief justice of any high court can be appointed only after the consultation with the chief justice of Supreme Court। ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि एनएचआरसी में जो चेयरपर्सन है वो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड होंगे या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड होंगे, लेकिन यहाँ सेकंड पॉइंट देखिएगा, वन मेंबर हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक सिटिंग जज भी हो सकते हैं और रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी सिटिंग भी हो सकते हैं, रिटायर्ड भी हो सकते हैं। तो अब ये सिटिंग अगर बनते हैं सपोज, है ना, तो उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद ही मेंबर बनाया जा सकता है। रिटायर्ड है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि सिटिंग है तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की भी अनुशंसा अनुमोदन चाहिए होती है। अब जो काम परफॉर्म करता है ये एनएचआरसी, जो इनके कार्य होते हैं वो एक एक करके देख लेते हैं। प्रोएक्टिवली और रिएक्टिवली इंक्वायर इनटू वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए सबसे मुख्य काम ही इनका यही है कि भारत देश में किसी भी सिटीजन का ह्यूमन राइट्स यदि वायलेट हो रहा हो तो उसकी इंक्वायरी करना, उसमें पुलिस से, प्रशासन से, शासन से तालमेल बिठाकर और दोषी को पकड़ना, लोगों को न्याय दिलवाना, ये इसका मुख्य काम है। दूसरा काम हो गया प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड रिकमेंड मेजर्स फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ये एक दूसरा काम और बहुत महत्वपूर्ण काम है कि भारत में बदलते परिदृश्य में अलग अलग तरीके से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो सकता है। तो यदि कोई नया तरीका आता है किसी नए तरीके से, या फिर लॉ में कोई लूपहोल मिलता है, तो ऐसे केसेस में रिकमेंडेशंस भी एनएचआरसी दे सकती है। रिव्यू द फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म दैट इनहिबिट द एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड रिकमेंड अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स। तो बहुत सारे फैक्टर्स जिसमें से टेररिज्म भी आता है, जिससे ह्यूमन राइट्स जो हैं वो वायलेट होते हैं, इनके बारे में स्टडी करना, इनके बारे में रिव्यू करना और रेमेडियल मेजर्स देना। ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स एंड टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो एनएचआरसी का काम ऐसा समझते हैं कि भारत के अंदर अंदर ही चल रहा है, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें भारत ने विदेशों के साथ जो संधियां की हैं उनके अनुसार भी यदि भारत में कोई व्यक्ति है, समुदाय है जिसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो वो स्टडी करना और उस पर भी रिकमेंडेशन देना एनएचआरसी का काम है। अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, और ये भी काफ़ी वृहद तरीके से एनएचआरसी करती है कि काफ़ी रिसर्च होता है, क्या क्या नए नए काम किए जा सकते हैं, किस तरह से लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। ख़ास तौर से युद्ध का जो माहौल रहता है, जहाँ पे काफ़ी माहौल ख़राब है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वहाँ पे लोगों को किस तरह से उनके ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा की जाए, इस पर काफ़ी रिसर्च वर्क एनएचआरसी की तरफ से होता रहता है। एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू विजिट जेल्स एंड स्टडी द कंडीशन ऑफ इनमेट्स। इसके बारे में मैं बोलूँगा कि ये एक विवादास्पद टॉपिक भी है, क्योंकि कैदियों का जो ह्यूमन राइट्स है, कैदियों का जो मानव अधिकार है, उसकी सुरक्षा करना काफ़ी टफ काम भी होता है।
क्योंकि माना ये जाता है कि कैदियों के ऊपर जिस तरह से कैदियों को रखा जाता है वहाँ पे बहुत सारी ह्यूमन राइट्स उनके वायलेट ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। तो ये सब चीज़ों में माना गया है, मतलब हर इंसान को बराबरी माना गया है, चाहे वो जेल के अंदर हो चाहे वो जेल के बाहर हो, ह्यूमन राइट्स की रक्षा सबकी होनी है। तो एनएचआरसी की टीम जो है रेगुलरली जेल्स को विजिट करती है और वहाँ पे रह रहे कैदियों की, प्रिजनर्स की का जीवन कैसा चल रहा है उस पर भी स्टडी करती है। एंगेज इन ह्यूमन राइट्स एजुकेशन अमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, तो लोगों को एजुकेशन भी, लोगों को अवेयरनेस भी फैलाती है। प्रोमोट अवेयरनेस ऑफ द सेफगार्ड्स अवेलेबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स थ्रू पब्लिकेशंस, मीडिया, सेमिनार्स एंड अदर अवेलेबल मीन्स। ये काफ़ी कुछ किया जाता है, मीडिया से का सहयोग लेके, पब्लिकेशंस, सेमिनार्स, इस तरह से करके सोशल मीडिया का भी उपयोग किया जा रहा है। इस तरह से लोगों के अंदर एक अवेयरनेस फैलाना ताकि ह्यूमन राइट्स की सबके सुरक्षा हो। एनकरेज द एफर्ट्स ऑफ एनजीओज एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो बहुत सारे एनजीओज ह्यूमन राइट्स के फील्ड में काम करते हैं, वो सब एनएचआरसी से बॉन्डिंग बना के इनके साथ मिलजुल के अधिकतर काम करते हैं। तो इनको एनकरेज करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, और दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी हैं उनका भी इंकरेजमेंट करना एनएचआरसी का कार्य है। कंसिडर्स द नेसेसिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आगे के लिए भी और विशेष वर्गों के लिए भी, विशेष स्थानों के लिए, विशेष रीति रिवाजों का पालन करने वाले लोगों के लिए भी क्या नेसेसिटी है, क्या ज़रूरत है, इन सबों के बारे में भी काफ़ी स्टडी करना एनएचआरसी के काम के अंतर्गत ही आता है। रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी देयर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट ऑफ ऑफिस, यहाँ पर ये मैं बता दूं कि एनएचआरसी जो है वो कई मामलों की सुनवाई भी करता है। जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं वहाँ पे वो मामले की सुनवाई भी करता है, और इस केस में अलग अलग ऑफिसर्स से, सरकारी ऑफिसर्स से वो रिकॉर्ड्स भी मंगवाता है, रिकॉर्ड्स की कॉपी भी मंगवाता है ताकि केस को पूरी तरह से स्टडी किया जा सके। तो ये था एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। मेरे ख्याल से हम लोगों ने इस लेसन में काफ़ी कुछ एनएचआरसी के बारे में जाना है। यदि आपको कोई सवाल पूछना है या आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में एक बार फिर से। नमस्कार।